नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ एक अजीम हस्ती हैं। उत्तराखंड के लोक संस्कृति पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। आपने एक फिल्म भी बनाई है, नाटकों से आप जुड़े रहे, रंगमंच से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मनोज चंदोला जी। चंदोला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। चंदोला जी, आपने एक फिल्म बनाई राजूला जी। उसका जो विषय है वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल है जी। राजूला जो नाम है हमारे पहाड़ों पर बहुत गूंजता है, राजूला मालुसाई करके, वो प्रेम कहानी भी है। लेकिन आपने उसको फ्यूजन के तौर पर फिल्म बनाया। एक हिंदी में कहानी है जो उसके पैरेलल जो है राजूला मालुसाई की कहानी चलती है। ये किस तरह से आपके विचार में आया कि एक फ्यूजन फिल्म बनाई जाए? जी, फिल्म बनाने का विचार तो बहुत पहले से था, लेकिन जब हम राजूला मालुसाई पर नाटक कर रहे थे उस दरमियान मुझे लगा कि इस कहानी पर फिल्म बननी चाहिए। और लेकिन कहानी इतनी विस्तृत थी कि उस पर इस बजट में, जिस बजट में फिल्म को बनाया गया, वो फिल्म नहीं बन सकती थी, क्योंकि राजूला की कहानी पूरी फंटेसी है। राजूला मालुसाई की जो कहानी है अपने आप में एक फंटेसी है और उसको दिखा पाना बहुत बड़े बजट पर होता है। और अगर हम कहें कि उत्तराखंड की जनता को अगर कोई फ़िल्म चाहिए, तो उत्तराखंड की जनता के लिए अगर फिल्म बनानी है तो इतने बड़े बजट की फ़िल्म, उत्तराखंड की व्यूअरशिप बहुत कम है हमारी जनता की, तो वो कुमाऊनी में या गढ़वाली में उत्तराखंडी भाषाओं में नहीं बन सकती, क्योंकि आज व्यूअर्स नहीं हैं हमारे पास। आबादी ही बहुत कम है उत्तराखंड की, और उत्तराखंड के लोग अब अपनी भाषाओं से, अपनी बोलियों से, मैं कहूँगा, से बाहर निकल के हिंदी की तरफ ही ज़्यादा अग्रसर हुए हैं। तो अब सवाल ये था कि इतनी बड़ी कहानी को किस तरह से हम आम जनमानस तक लेके आ पाएंगे उत्तराखंड की जनता के बीच में, या इस कहानी को हम हमारे भारत के जो कहानियाँ हैं उनके साथ में कैसे दिखा पाएंगे। क्योंकि हमारी ये कहानी भी एक तरह से लैला मजनू या सीरी फरहाद से कम नहीं है। कहानी बहुत विस्तृत है और उसको दिखाया जाना ज़रूरी था। अगर उसको दिखाए बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए ये भी ज़रूरी था कि बजट भी हमारे पास बहुत कुछ हो। जब उतना बजट नहीं था तो हमने इस फिल्म को एक अच्छे ठीक ठाक बजट में, जिसे मैं कहूँ कि जिससे कि ये फिल्म प्रदर्शित हो सके और हॉल्स में आ सके और हमारी संस्कृति को, उत्तराखंड की उस प्रेम कहानी को हिंदुस्तान की जनता या बाहर की जनता भी देख सके। इसीलिए इस फिल्म को एक अलग अंदाज में हमने बनाने का प्रयास किया। जब फिल्म निर्माण कितना कठिन कार्य है और कितना एक छोटी बजट की जो फिल्म बनाते हैं जी, उसका तकरीबन कितना बजट होता है? अगर कोई नए लोग उसमें प्रयास करना चाहें तो आप किस तरह का उन्हें सजेशन देंगे? देखिए, बजट तो डिपेंड करता है कि आप कितना फिल्म को कितना बड़ा रूप देना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा, बजट इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके पास जो कलाकार हैं, आप किन कलाकारों को लेना चाहते हैं। और तीसरा, आप क्या स्वयं क्या क्या काम उसमें कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक आम आदमी की बात करें, मेरे जैसे नौकरी पेशे वाले आदमी की बात करें कि वो फिल्म की तरफ जाए, जो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर्स को नहीं लेकर के आ सकते, हम फाइनेंसर्स को नहीं ला सकते, क्योंकि कोई भी फाइनेंसर्स रीजनल थॉट पर काम नहीं करना चाहता। तो उसके लिए बजट निश्चित तौर पे बहुत बड़ा कंसर्न होता है। और जैसे आपने कहा कि इस तरह की फिल्मों को बनाने के लिए कितना बजट चाहिए होता है, तो मुझे लगता है कि कम से कम बनाना अलग चीज़ है और आजकल उसका पीआर करना अलग चीज़ है। तो बनाने तक में आपको 1 करोड़ के आसपास का खर्चा आपका लग सकता है, लगना चाहिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी के कैमरे यूज करते हैं, अपने लोकेशंस पे जाते हैं और ठीक से आर्टिस्ट, खासतौर पे मैं कहूँगा थिएटर के भी अगर आप लेंगे और कुछ आप मुंबई के भी आप लेंगे, तो आपको इतना बजट तो चाहिए ही चाहिए। तो जब आप इतने बजट के साथ में जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप किस तरह से रहने खाने का प्रबंध कर रहे हैं, क्या प्रोफेशनली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से रीजनल फिल्म्स में होता है कि यार चलो ठीक है, कुछ आर्टिस्ट लेके चले गए, किसी के घर में रह गए और यहाँ पर ऐसे करके शूट कर लिया, और कैमरा भी उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। आपको 2-3 कैमरे के साथ में काम करना है और साथ में लाइट्स भी चाहिए। और पहाड़ों में शूट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कब बारिश आ जाएगी या कब अंधेरा हो जाएगा, कब बादल आ जाएंगे, आउटडोर में बहुत दिक्कत है। और सर, पहली फिल्म वितरण अपने आप में कठिन काम था। अब ओटीटी के आने के बाद
कुछ नए मौके लोगों को मिले हैं, जी। लोग OTT पर रिलीज करने लगे हैं और उन्हें व्यूअरशिप भी अच्छी मिल रही है। तो जो खासकर रीजनल फिल्में होती हैं या छोटे एरिया के लिए टारगेटेड फिल्में होती हैं, तो OTT के आने से उनको भी फ़ायदा हो रहा है। अभी एक्चुअली व्यूअरशिप बनानी पड़ेगी। जो रीजनल फिल्मों की जहाँ तक बात है, रीजनल फिल्मों में अभी आसाम से मैं कहूँगा कि आसाम से कुछ फिल्में आई और वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स तक भी गई। अगर देखिए, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो OTT भी खरीदने के लिए आ जाता है। अगर प्रोडक्ट को उससे पहले हाइप मिल गया है और आपके पास में ये लगता है कि रीजनल जनता है, जैसे अब हम अगर कुमाऊनी की बात करें तो कुमाऊनी की हमारे पास व्यूअरशिप बहुत कम है उस अंदाज में। आपकी फिल्म थी वो हिंदी में थी जी। अच्छा, दूसरा अभी हमने कुछ फिल्में देखी हैं जो पहाड़ पे शूट हुई हैं। उसमें एक फिल्म अभी पिथौरागढ़ में शूट हुई, उसमें परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर थे। जी। अब उत्तराखंड की तरफ बड़े बजट की फिल्मों वालों या प्रोड्यूसर डायरेक्टर की भी नज़र जा रही है। जी। तो ये हमारा जो इलाका है जिसमें आप जैसे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर काम करते हैं, तो उनके लिए भी अवसर बढ़ेंगे। हाँ, वैसे तो अगर उत्तराखंड की तरफ हम नज़र जारी है कि बात करें तो मधुबती तक फिल्म नैनीताल में शूट हुई थी, रानीखेत में बहुत सारी फिल्में शूट हुई, कटी पतंग वहाँ पर शूट हुई, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में बहुत बड़े बजट की फिल्में भी वहाँ पर बनी। उससे हमारे अपने कलाकारों को कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं हो पाया कि हमारे कलाकार उन्होंने लिए होंगे, ऐसा नहीं हुआ। हमारे लाइट्समैन लिए होंगे, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास लाइट्समैन ही नहीं है, हमारे पास स्पॉट बॉय तक नहीं है हमारे पास, क्योंकि वहाँ के लोगों को ट्रेंड नहीं किया गया। हमारे पास कोई भी इस तरह का प्रभाग नहीं रहा जो हमारे लोगों को ट्रेंड करे और वहाँ पर कोई ऐसी संस्थाएं हों या इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हों जहाँ से लोगों को लिया जा सके वो सुविधाएं। इसलिए 20 साल में कई बार मांग उठी कि एक फिल्म सिटी डेवलप की जाएगी। जी। कभी उसे ऋषिकेश में डेवलप करने की बात आई, कभी उत्तरकाशी में डेवलप करने की बात आई। जैसे आप लोग लंबे समय से रंगमंच से भी जुड़े हैं और फिल्मों से भी जुड़े हैं जी। तो अगर फिल्म सिटी बनेगी तो वहाँ का रंगमंच भी जो है फलेगा फूलेगा। तो इस तरह का कोई डिमांड की गई है? हाँ, डिमांड अभी इन्होंने बनाया था बीच में, फिल्म बोर्ड बनाया गया, लेकिन बोर्ड बनाने से काम नहीं होता, उसको दिशा देने से काम होगा कि उसको दिशा किस तरह से राजनेता हमारे देना चाहते हैं। या फिल्म सिटी बना देने से काम नहीं होगा, बनाने अनाउंस करना बहुत अलग बात है। बार बार अनाउंस होता रहता है और बार बार कहते रहते हैं कि उत्तराखंड बेस्ट जगह है फिल्म शूट करने के लिए। बेस्ट जगह है, जगह तो हमारी बहुत सुंदर है, उसको शूट किया जाना चाहिए और बहुत अच्छी तरह शूट किया जाना, लेकिन जो लोकल्स जो सरकार है उसका कितना सपोर्ट वहाँ पर मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। वो सपोर्ट लगभग अभी तक नहीं मिल पा रहा। और जो जहाँ तक हम अगर अपने रंगमंच के लोगों की बात करें तो रंगमंच से भरा हुआ है उत्तराखंड। उत्तराखंड के कोने कोने में हमने लगभग नाटकों के शो किए हैं। उत्तराखंड में कम से कम 25 टीमें ऐसी हैं जिनके शोज हम करा चुके और इतने ज़्यादा रंगमंच करने वाले लोग हैं, इतने ज़्यादा अभिनेता हैं, इतने ज़्यादा निर्देशक हैं, लेकिन उनको बाहर के लोग हिंदी फिल्म वाले आकर के क्या फीड कर पाएंगे ये मुझे लगता नहीं। इसके लिए हमारा रीजनल सिनेमा जब तक खड़ा नहीं होगा पैरेलली, जब रीजनल सिनेमा आकर के दस्तक देगा बॉलीवुड की तरफ, तब मुझे लगता है कि डेफिनेटली बॉलीवुड के लोग उन लोगों को, हमारे कलाकारों को, जबकि हमारे बहुत सारे कलाकार इस वक्त मुंबई में हैं। जी। अच्छा, लेकिन आप रंगमंच से भी जुड़े हैं और लंबे समय से लोक संस्कृति पे भी काम कर रहे हैं। जी जी। अब हम लोगों ने देखा है पत्रकारिता के दौरान, ज़्यादातर जो रंगमंच से जुड़े कलाकार हैं पहाड़ के, वो दिल्ली में सेटल्ड हैं, दिल्ली में ही रंगमंच शोज करते हैं, दिल्ली में ही रहते हैं। क्योंकि मोहन उप्रेती जी जब शुरुआत उन्होंने की तो वो जैसे बागेश्वर के मेले में या फिर अल्मोड़ा में उधर वो काम करते थे और किन्हीं परिस्थितियों में फिर उन्हें पहाड़ छोड़ना पड़ा और वो दिल्ली में रहे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और एक स्टेट्समैन के तौर पर वो जाने गए, क्योंकि पहाड़ का जितना भी फोक है उन्होंने उसे मंच तक लाने की कोशिश की। लेकिन जो नया काम है वो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया जो काफ़ी पॉपुलर हुआ हो, लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन जो पॉपुलरिटी मोहन उप्रेती को मिली वो उसके बाद हमने देखी नहीं। हाँ, वो देखिए फोक को लेकर के काम आज भी हो रहा है और हमारे फोक आर्टिस्ट आज भी ऐसा नहीं है कि हमारी जो आने वाली पौध है वो अभी पूरे हिंदुस्तान में दस्तक नहीं दे रही है, ऐसा नहीं है। ये बात ज़रूर है कि अकेला एक ही गीत हमारा बीड़ू पाको जो है पूरी दुनिया में छाया रहा, उसके बाद कोई दूसरा गीत हम लोग नहीं कर पाए।
हमारे फोक की वो कमी कह लें या हम लोगों की कमी कह लें कि हम जो लोग कला को और इन सारी विधाओं को जो जिस पर आश्रित रहती है आम जनता, वो जनता ने अपने फोक को भूलना शुरू कर दिया, अपने कलाकारों को भूलना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास पिथौरागढ़ में, मुंशियारी में या उत्तरकाशी में या पौड़ी में या आप किसी भी जगह का नाम लें जहाँ पर हमारे थिएटर ग्रुप ना हो या जहाँ पर हमारे फोक सिंगर्स ना हो, एक से एक बेहतर सिंगर है। आज अभी आप इंडियन आइडल में आप देख रहे होंगे पवनदीप काफ़ी अच्छी भूमिका में वहाँ से उभरे हैं, उसके इंडियन आइडल बन के आए हैं। इस तरह से इन लोगों को, इन्हीं लोगों के लिए भी अगर हम कहें, इन यंगस्टर्स को पिछले 7-8 साल से हम लोग एक फोक फ्यूज़न करके एक कार्यक्रम कराते रहे हैं, जिसमें हमने जिस तरह से आप कह रहे थे फिल्म को आपने फ्यूज़न की तरह से यूज़ किया, हमने यहाँ पर फोक को भी फ्यूज़न के तरीके से यूज़ करना शुरू किया। उसमें मंच किया, बड़े बड़े शो जो उसमें किए, जिसमें हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सारे लोग पुराने गीतों के साथ, नए साजो सामान के साथ, नए साजों के साथ में उन गीतों का एक प्रयोग हम लोगों ने यहाँ पर किया, तो बहुत सफल रहा। और उसी का आज नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि जगह जगह मंचों पर भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं फोक फ्यूजन से संबंधित, और हमारे कलाकार हिंदी गीतों की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर के भी अपना फोक गाते हैं। तो उससे डेफिनेटली आज मैं तो ये कहूँगा कि अगर मोहनप्रीति के बाद में अगर कभी एकदम से फोक सुनाई पड़ा है तो ये इस इंडियन आइडल के माध्यम से आ गया। और वो इसी बात का नतीजा है कि हम लोग या हमारे साथ के और लोग, कलाकार लोग मिल कर के इस तरह की के प्रयोग कर रहे हैं जो सामने आ रहे हैं। और ऐसा ही थिएटर में भी है। थिएटर में जब हम लोग अभी पिछले 2 वर्ष पहले 17 और 18 में हमने पूरा वर्ष उत्तराखंड के नाटकों के 100 वर्षों के रूप में बनाया, तो जिसमें हमने उत्तराखंड के कोने कोने में वहाँ से सारे आर्टिस्ट इकट्ठा किए थिएटर के, और उनकी जगह पर उनके शो भी किए गए, और उनको देहरादून में लाया गया, उनको दिल्ली में लाया गया, और बॉम्बे से जितने हमारे थिएटर के लोग हैं, चाहे वो हिमानी शिवपुरी है, चाहे हेमंत पांडे हैं, या हमारे गढ़वाल से जाने माने ब्रजेंद्र काला हैं, ये सब, इन सब लोगों को हमने दिल्ली में बुला के उनके साथ में उनकी वर्कशॉप की, देहरादून में उनकी वर्कशॉप की, ललित तिवारी जी को भी बुला करके श्रीनगर में उनकी वर्कशॉप की, और वहाँ पर 6 नाटकों का प्रदर्शन किया। तो जब हम किसी बड़े कलाकार के साथ में, जो प्रतिष्ठित कलाकार हो, NSD से निकले हुए हों, भारतीय नाट्य अकेडमी से निकले हुए हैं, उन लोगों के साथ में जब हम अपने गाँव के कलाकार को मंच देते हैं, वो सीखते हैं और उसके बाद अपना शो करते हैं, तो उससे डेफिनेटली एक ऐसा प्रभाव आता है, उनको एक ललक पैदा होती है, और वो दिल्ली में आकर के स्टेज करते हैं, और उसके बाद उनको मौका मिलता है मुंबई तक जाने का भी। और बहुत सारे कलाकार इस वक्त हमारे पिछले किए गए कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे नाटक रहे हों, चाहे फोक म्यूज़िक रहा हो, चाहे फोक गीत रहे हों या फोक संगीत रहा हो, उससे जुड़े हुए काफ़ी सारे लोग आज मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय मंच पर भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी। तो ये प्रभाव तो है, मतलब डेफिनेटली फ्यूज़न करने से और अपने नाटकों के लगातार प्रदर्शन करने से आज हमें व्यूअरशिप भी मिल रही है, और हमारे कलाकार को काम भी मिल रहा है। सर, आप राजूला फिल्म के बाद लंबा अरसा हो गया जी, कोई नई फिल्म की दिशा में सोच रहे हैं? नहीं, इस बीच में हमने काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ की उत्तराखंड को लेकर के। उत्तराखंड के, अब ये संगीत की ही जो हम बात कर रहे हैं, संगीत में भी अगर हम देखें तो उत्तराखंड में गढ़वाल से ख़ास तौर पे बद्दी एक कम्युनिटी होती है, जैसे कुमाऊं में हुड़कियाज़ एक कम्युनिटी थी, जो एक तरह से संगीत के वाहक थे। एक ज़माने में सिर्फ वही सुने जाते थे और कोई मनोरंजन का साधन नहीं था। तो ऐसे ही गढ़वाल में बद्दी कम्युनिटी एक है, बेड़ा बेड़ी, वो लोग, उन पर भी हमने रिसर्च किया, उन पर भी फिल्म बनाई, और वो भी लोगों ने बहुत पसंद की। वो इसलिए कि क्योंकि जो म्यूज़िक के जो हमारे एक तरह से जिन्होंने हमारा प्रारंभिक म्यूज़िक गढ़वाल का फोक जहाँ से शुरू हुआ, जिन्होंने लिखा, उन सब को भी हम मंच पर लाने के लिए लाए, और मंच पर उनको देहरादून में उनको मंच भी दिया गया, उनके लिए पूरे उनके गांव-गांव जाके उनको तैयार किया गया, और उनके गीतों की एक किताब भी निकाली, और उस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई। और उसके अलावा हमने और भी 2-3 फिल्में थी जो पाइपलाइन में चल रही हैं अभी, उन पर भी काम शुरू किया है। पिछले 1-1.5 साल से लॉकडाउन की वजह से रुक गए हैं हम लोग, लेकिन अभी भी हम सोच रहे हैं कि अब OTTs के लिए ख़ास तौर पे
कुमाऊं के इतिहास से संबंधित, मैं एरा में ही जाना पसंद करता हूँ, उस इतिहास को जो एक तरह से अनटच्ड है गोरख्याली के समय पर, उस पर हम फिल्म बनाने की भी सोच रहे हैं। तो लेटेस्ट तो वो है अभी प्रोजेक्ट जो हम करेंगे। तो और भी फिल्में, लेकिन जो जब राजूला बनी थी तब का दौर कुछ और था, तब सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था और उस वक्त एक तरह से उत्तराखंड में फिल्में बनना बंद हो चुका था। वो दौर 2012-13 में कोई भी फिल्म उससे 6-7 साल पहले से बनी नहीं थी और ये पहली फिल्म बनी जो जिसमें ऐसा नहीं है कि उसमें कुमाऊनी नहीं था या गढ़वाली नहीं था, उसमें 20% के आसपास कुमाऊनी और गढ़वाली भी थी और वैसे पूरी फिल्म पहाड़ी ही थी। अगर आप देखेंगे तो उसका फ्लेवर पूरे पहाड़ का था। तो वही एक तरीका था हमें जो समझ में आया कि अगर आम जनता तक जिस तरह से आज कुमाऊनी बोली जाती है या जिस तरह से आज गढ़वाली बोली जाती है, उसको हम अपने बच्चों में ढालें कि किस तरह से वो लोग सीखें इस भाषा को। थोड़ा थोड़ा करके हम अगर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली लोग बच्चे भी सीखेंगे और भाषा को भी एक बल मिलेगा। ये सोच के वो फिल्म भी बनाई थी तब। तो आज भी हम लगभग उसी तरह से कोशिश करेंगे कि गूढ़ कुमाऊनी या गूढ़ गढ़वाली में न जा कर के एक बीच का रास्ता लेंगे। फिल्म डेफिनेटली पहाड़ी ही होगी और लेकिन उस एरा को लेकर के आएगी जिसमें गोरख्याली का समय था, जब गोरखों का राज था कुमाऊं और गढ़वाल में और जो अत्याचार वो कर रहे थे और किस तरह से अंग्रेज़ों के आने के बाद वो सब फिर समस्या से निजात मिलती है, वो सिचुएशन उस फिल्म में है। तो उसके अलावा भी 2 फिल्में और हम सोच रहे हैं और कुछ सीरियल्स की भी हम सोच रहे हैं। तो ये तो पाइपलाइन में है ही हैं प्रोजेक्ट सारे। थैंक यू चंदोला साहब, आपसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे और इंतजार करेंगे कि आपकी कोई फिल्म जल्दी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।